बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। विषय विशेषज्ञ अगले आधे एक घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहते हैं आपके समस्याओं के समाधान के लिए। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है लौकी, करेला और कद्दू की खेती। और साथ ही आज हम बात करेंगे आज के हमारे दूसरे विषय पर जो कि कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और वो है कृषि में उचित जल प्रबंधन। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें 1800-113-060। दूसरा नंबर है 1800-113-061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं 8800520717। आप चाहें तो हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी भी। जब भी आप हमें कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में ही रहें, अपनी बातों को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें और अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर हमें बातचीत के दौरान भी बताएं। और अगर आप व्हाट्सएप करें अपना सवाल या फिर ईमेल कर रहे हैं तो उसमें भी अपनी पूरी बात कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर लिखें। तो आज के विषय के बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं या फिर कोई समस्या आ रही है, चाहे वो हम बात करें लौकी, करेला और कद्दू की खेती के बारे में या फिर कृषि में उचित जल प्रबंधन यानी कैसे उचित तरीके से आप सिंचाई कम पानी में अधिक बेहतर लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं जो कि आज के विषय से जुड़े हुए हैं, जिस पर आज के विषय पर ना सिर्फ वो विस्तार से चर्चा करेंगे बल्कि आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर गोगराज सिंह जाट जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। और डॉक्टर योगेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सर आपका भी स्वागत है। आज का जो दूसरा विषय है हमारा कृषि में उचित जल प्रबंधन, उस पर आप बात करेंगे। आप सहायक आयुक्त है जल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप लौकी, करेला और कद्दू की अगर फसल लेना चाहते हैं तो उसके पीछे वैज्ञानिक सलाह का ज़रूर ध्यान रखें। उसी पर पहले हम बात करेंगे और साथ ही जो हमारा दूसरा विषय है यानी कृषि में उचित जल प्रबंधन, इसके बारे में भी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और आइए सबसे पहले लौकी, करेला और कद्दू पर ही बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर गोगराज जी, इस वक्त जो तीनों ही फसलें हैं लौकी, करेला और कद्दू, और इनकी स्थिति क्या है? क्या किसानों ने इसकी बुआई कर दी है या फिर अभी भी इसमें समय है? जी देखिए, अगर हम बात करें लौकी, करेला और कद्दू की, तो ये तीनों ही जो बेलदार सब्जियां हैं उनमें प्रमुख सब्जियां हैं जो कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में अभी इनकी बुआई का सही समय है। और कुछ किसान भाइयों ने इसकी जो खेती है वो नर्सरी तैयार करके भी सीधी जो मुख्य खेत है उसमें रोपाई कर दी है और अभी इसकी सीधी बीज की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो ये जो तीनों फसलें हैं ये बुआई के लगभग 50 से 55 दिन बाद में फलन देना शुरू कर देती है। मुख्यतः अगर बात करें हम करेला की तो ये, और लौकी है वो लगभग 60 से 65 दिन बाद में। तो ये तीनों फसलें हैं। इनका किसान भाई अगर जब भी बुआई करें तो ये ध्यान रखें कि कौन सी किस्मों का चयन करें, उचित खाद प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो अभी इनकी बुआई का सही वो उपयुक्त समय चल रहा है। तो इनकी अच्छी उत्पादन लेने के लिए किसान भाई अभी इनकी बिजाई जारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे आप अच्छे तरीके से बिजाई करें, इसमें किस्मों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे आप उचित जल प्रबंधन करें और इसके अलावा खाद और
खाद किस प्रकार से आपको इन फसलों में डालनी है, कीट और खरपतवार प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले लौकी, करेला और कद्दू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात की फसल के लिए दोनों समय में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त रहता है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें और जमीन को समतल कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए संकर किस्म के 5 से 7 किलो बीज, जबकि दूसरी किस्मों के लिए 6 से 8 किलो बीज काफी रहते हैं। किसान लौकी की पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 3, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पंत संकर लौकी 4 लगा सकते हैं। वहीं करेले की बुआई फरवरी और मार्च और जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। वैसे तो किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, लेकिन किसान करेले की पूसा संकर 1, पूसा रसदार, पूसा पूर्वी, पूसा औषधि और अर्का हरित लगा सकते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले का खतरा बना रहता है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए मैलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। वहीं कद्दू को साल में 2 बार फरवरी, मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सब्जी की खेती में कद्दू काफी अहम है। कद्दू की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। कद्दू के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। किसान कद्दू की पूसा हाइब्रिड 1, पूसा विकास, पूसा विश्वास, अर्का चंदन और काशी हरित किस्में लगा सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि लौकी, करेला, कद्दू की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार जानकारी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी अच्छी किस्में हैं, वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप हमें कॉल करें। गोगराज जी हमारे साथ हैं आज के विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए। और आज का हमारा दूसरा विषय यानी कृषि में कैसे करें पानी का, जल का उचित प्रबंधन, कैसे आप कम पानी में भी ज़्यादा अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कहें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अच्छी फसल, पानी की एक बूंद भी आपकी बर्बाद ना जाए। तो इसमें हमारी मदद करेंगे योगेश जी। डॉक्टर योगेश, क्या बताना चाहेंगे कृषि में जो हम उचित जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? भाई और बहनों, आपको तो सबको पता है पानी जो है सबसे मुख्य कारक होता है कृषि में। पानी के बगैर आप कोई भी खेती जो है असंभव है। और जो है जो जलवायु परिवर्तन और ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, जिस वजह से पानी की कमी आगे के दिनों में और अभी भी कुछ क्षेत्रों में जो है अभी से हमारे को समझ में आ रही है। तो ये जो हम पानी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना हम पैसा लगाते हैं पानी की उपलब्धता करने में, उसको हमको कम से कम मात्रा में यूज़ करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपके खर्चे भी कम होंगे। तो इसीलिए जो भारत सरकार पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल, एक योजना ला रही है जी, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर आपको लगाने में सहायता की जाएगी और जो है आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें टेक्निकल आपको जो भी तांत्रिक जो है इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है और आप अपनी फसल का उचित जो है उत्पादन लेके आपकी आय बढ़ेगी। जी जी बिल्कुल। तो कैसे आप उचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और ये निश्चित है कि अगर आपकी लागत कम होगी, सभी रिसोर्सेज का आप उचित प्रबंधन करेंगे तो लागत भी घटेगी, और लागत कम होने का मतलब है कि आपकी आय में भी वृद्धि। आइए आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी कृषि में उचित जल प्रबंधन, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखते हैं।
कृषि पूरी तरह से सिंचाई पर आधारित है। अगर पानी नहीं तो उत्पादन नहीं। लेकिन दिनों दिन पानी की कमी को देखते हुए हमें बीज का रास्ता अपनाना होगा, यानी खेतों में पानी उतना ही डाला जाए जितना फसल के लिए जरूरी है। दरअसल खेतों में डाला गया ज्यादातर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। लिहाजा किसानों को चाहिए कि खेत में नालियों के द्वारा पानी बहाकर सिंचाई नहीं करें, बल्कि फव्वारा और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। फव्वारा विधि से सिंचाई में जल की बर्बादी नहीं होती। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों और नोजलों के जरिए वर्षा के रूप में की जाती है। ये विधि जल संरक्षण के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने और भू संरक्षण में भी मददगार है। इस विधि से सिंचाई करने से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 30 से 40% पानी बचता है। इसके अलावा जल प्रबंधन के लिए बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी एक अच्छा साधन है। बूंद बूंद विधि से लगभग 60 से 70% पानी की बचत होती है। ये पद्धति रेतीली मिट्टी और ऊबड़ खाबड़ मिट्टी के लिए भी उपयोगी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी सिंचाई दक्षता और जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी और स्थान विशिष्ट वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जैसे कि वर्षा जल संचयन व पुनर्चक्रण, जल का एक से अधिक उपयोग, वर्षा भूमि व भूजल संसाधनों का संयुक्त उपयोग और सिंचाई व खेती के तरीकों के लिए स्मार्ट और सटीक प्रौद्योगिकियां आदि। कुल मिलाकर पानी बचाने के तरीकों को अपनाकर किसान कम पानी में भी सिंचाई कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि कैसे कम पानी में भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो ज़रूर हमें फ़ोन करें। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पता हम आपको बता चुके हैं और साथ ही साथ आपके लिए वो फ्लैश भी करते रहेंगे। गोगरा जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ किसानों ने अभी सोइंग कर भी ली होगी और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने नर्सरी तैयार की और मुख्य फसल मतलब खेत में उसे लगा भी दिया। इस स्टेज पर, इस स्तर पर अभी किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, अगर जिन किसानों ने अभी खेत में रोपाई कर दी है तो उनको सबसे पहले तो यह है कि खरपतवारों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कद्दूवर की जो फसलें हैं, बेल वाली सब्जियां, उनमें शुरुआती तौर पर जो खरपतवार होते हैं उनका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे ही उन्होंने मुख्य खेत में ट्रांसप्लांटिंग की है, उनका एक पौध का स्थानांतरण किया है, उसके बाद में उसमें हल्की सिंचाई करें और 10 से 15 दिन बाद में उसमें निराई गुड़ाई करें। हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल दें, क्योंकि अब रासायनिक जो खरपतवारनाशी है उनका प्रयोग करके हम खरपतवारों का निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी मुख्य खेत में बीजों की बुआई नहीं की है, वो जो पेंडेमेथिलीन नाम का जो खरपतवारनाशी है उसकी 1 लीटर दवा को लगभग 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर जो बिजाई है उससे पहले उसमें स्प्रे कर दें। नालियों में अगर बिजाई कर रहे हैं या उठी हुई क्यारियों में कर रहे हैं तो उनमें उसका स्प्रे कर दें। उसके 2 दिन बाद में आप मुख्य खेत में सीधी बिजाई कर सकते हैं। और इसके बाद में बात आती है कि आप जब बीजों की बुआई करते हैं तो उससे पहले आपको बीज कहाँ से खरीदना है। तो बीज के लिए बहुत सारे जो पब्लिक संस्थान है, जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, उसके जो साहकी विज्ञान संभाग है, वहाँ से आप इसके बीज ले सकते हैं। अगर करेले की बात करें तो हमारी जो पूसा संस्थान में साहकी विज्ञान संभाग में आप पूसा विशेष किस्म है, पूसा 2 मौसमी है, पूसा औषधि, पूसा पूर्वी और इसके अलावा पूसा रसदार भी किस्म आप ले सकते हैं। अगर आप संकर किस्मों का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे जो संस्थान ने विकसित की है पूसा संकर 4 है, पूसा संकर 5, पूसा संकर 6। ये करेले की अधिक और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है जो आप पूसा संस्थान से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लौकी की, तो लौकी के लिए पूसा नवीन है, पूसा समृद्धि है, पूसा संतुष्टि है। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप गोल वाली लौकी लगाना चाहते हैं या लंबी वाली लगाना चाहते हैं या जो नाशपाती आकार की लौकी लगाना चाहते हैं, तो हमारी जो पूसा संतुष्टि है वो नाशपाती आकार की लौकी है और जो पूसा संदेश है वो गोल वाली लौकी है और पूसा नवीन और पूसा समृद्धि है वो लंबे वाली लौकी है। और इसके अलावा अगर संकर किस्म का आप चयन करना चाहते हैं तो पूसा संकर 3 भी आप इसके लिए ले सकते हैं। और अगर हम कद्दू की बात करें तो कद्दू में पूसा विश्वास है, इसके अलावा पूसा विकास ले सकते हैं, अर्का चंदन ले सकते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा
आप जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से भी आप सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं। क्योंकि आप अगर सरकारी संस्थानों से बीज लेंगे तो किसानों को जो बीज की जो लागत है वो कम लगेगी, अगर हम तुलना करें आप बाहर से या किसी प्राइवेट कंपनी से अगर आप बीज खरीदते हैं तो। इसके अलावा जो भारतीय उद्यानिकी संस्थान है IIHR जो हमारा हैसरगट्टा बेंगलोर में, वहाँ से भी आप इन सब्जियों के बीज ले सकते हैं। एक कॉलर है उमा चंद्र रावत जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फ़ोन किया है। आइए उनका हम प्रश्न ले लेते हैं। जी उमा चंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। उमा चंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैडम। जी बताएं, प्रश्न बताइए। सर हम लौकी की खेती करना चाहते हैं। ठीक है, जानना क्या चाहते हैं आप लौकी की खेती में? सर कितना बेसार पर कितनी उर्वरक? अच्छा ठीक है सर, लौकी की खेती करना चाहते हैं, कितना उर्वरक डालें? और कुछ भी जानना चाहते हैं आप उमा चंद्र जी? नहीं, आवाज़ नीचे आई। देखिए उमा चंद्र जी, आप उर्वरकों के बारे में बात करना चाहते हैं कि कितने उर्वरक हम डालें। देखिए सबसे पहले जो उर्वरक है वो निर्भर करता है कि आपकी जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति कैसी है, कितनी है। तो आप अपने जो भूमि है उसकी मिट्टी की अगर आपने जांच करा रखी है तो सामान्यतः लौकी की फसल के लिए 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम लगभग पोटाश की आवश्यकता होती है। ये जो तीनों उर्वरक है, आप फास्फोरस और जो पोटाश है वो खेत की तैयारी के समय पूरा उर्वरक डाल दें, और जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय डालें, और आधी मात्रा जो बच जाती है वो जब बीजों का अंकुरण हो जाए और फसल लगभग 1 महीने की हो जाए उस समय आप खड़ी खेत में नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको 2 भागों में बांटकर आधी 30 दिन बाद में डाल दें और आधी लगभग 45 से 60 दिन के बीच में दूसरी मात्रा आप खड़ी खेत में डाल दें और उसके तुरंत बाद में सिंचाई कर दें। और अगर आपने खेत की अभी तैयारी नहीं की है तो खेत की तैयारी करते समय भी आप अच्छी प्रकार से सड़ी हुई लगभग 15 से 20 टन अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में जरूर डालें, क्योंकि भूमि में अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी तो उसमें उपजाऊ शक्ति अधिक होगी, उसमें फलन अधिक होगा, उसमें जो मादा पुष्प है उनकी संख्या भी अधिक बढ़ेगी, जिससे कि आपको अधिक और अच्छा उत्पादन ले सकें। और अगर आप किस्मों की बात करना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है जो वाराणसी में, वहाँ से भी आप बहुत सारी जो लौकी की किस्में हैं जिनमें काशी गंगा एक बहुत अच्छी किस्म है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी आप लौकी की किस्में ले सकते हैं। पूसा नवीन, संतुष्टि है, पूसा समृद्धि है, पूसा हाइब्रिड 3 है, पूसा संदेश है। इन उन्नत किस्मों का आप चयन कर सकते हैं लौकी की खेती के लिए। जी एक कॉलर है और हमारे विपिन जी हैं। विपिन ने हमें मध्य प्रदेश के सागर से फ़ोन लगाया है। आइए बात करते हैं। विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल में था कि हमने देखा है बहुत सारे लोग जो ड्रिप लगाते हैं खेतों में और उसमें एक फसल लगा देते हैं कोई भी सब्जियों की, और वो सब्जी जैसे खराब हो जाती है या फिर उसकी फसल पूरी ले लेते हैं तो उसी ड्रिप में दोबारा से दूसरी फसल लगा दी जाती है, मतलब उनको उठाते नहीं, ना ही जुताई करते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा होता है? और दूसरा सवाल में था कि एक समस्या आती है अक्सर हम लोगों के साथ में करेले को लेकर कि देखते हैं करेला छोटा है, सोचते हैं अगले 2-3 दिन बाद तोड़ लेंगे और फिर वो पक जाता है, ऊपर से हरा रहता है लेकिन पक जाते हैं अंदर से। तो पहचान कैसे करेंगे करेले को अब तोड़ना है, क्योंकि छोटे भी रहते हैं तब भी पक जाते हैं। जी विपिन जी, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। एक तो आपने ड्रिप के बारे में पूछा, तो योगेश जी जैसे ही कह रहे हैं कि ड्रिप में अगर पहले अपनी फसल में लगाइए ड्रिप और फसल ख़राब हो गई तो उसी में फिर उसी पूरे सेटअप में दूसरी फसल लगा देते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी तो क्या ये सही है, और उसके बाद हम बात करेंगे करेले के बारे में जो उनका दूसरा सवाल था। योगेश जी, जो ड्रिप के माध्यम से अब फसल लगाते हैं और एक फसल अगर ख़राब होती है तो दूसरी फसल उसमें लगाई जा सकती है, और यही उचित पद्धति है, क्योंकि ड्रिप के लिए आपने जितनी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आप जो है अलग अलग एक साल में 2 या 3 फसलें लगाने से ही उस इन्वेस्टमेंट को आप अच्छे से जो है वापस ले सकते हैं। जैसे कि आप करेले की बात कर रहे हैं, करेले के लिए अगर जो है आप ड्रिप को लगाते हैं तो उसमें मल्च अगर आप बिछाएंगे तो आपकी पानी की मात्रा भी जो है कम लगेगी और खरपतवार कम होगी, और खरपतवार के अलावा आपके फर्टिगेशन अगर आप करेंगे तो फर्टिलाइज़र की मात्रा भी उससे कम होगी और आपकी उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, और आपका जो सीज़न है करेले का सीज़न है वो भी लंबा चलेगा, जिससे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तो बढ़ेगा ही, और आप अच्छे से जो है उसकी जो रेट्स है वो आपको मिलेंगे।
जी जी। गोगरा जी, जैसे कि इनका दूसरा सवाल था कि करेला ऊपर से तो हरा ही दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो पक जाता है, लाल हो जाता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, जो करेले की बात कर रहे हैं कि करेला कुछ जल्दी पक जाता है, तो ये किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। आजकल कुछ ऐसी किस्में आ रही है जिनमें कि मादा पुष्पों की संख्या अधिक होती है, जिनमें करेला जल्दी आता है और वो फिर वो जल्दी ही पक जाता है। तो ये एक अच्छी किस्म होती है कि भाई आपको जल्दी उत्पादन मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले 2 कारणों से करेला पक जाता है। एक तो ये किस्मों का आप जब तुड़ाई लेट कर देते हैं, तो जैसे ही आपका फल बनता है छोटा, उसके लगभग 7 से 8 दिन बाद में वो तुड़ाई के लायक हो जाता है। उसकी जो आकार है वो जब पूरा अच्छे से ग्रीन हो जाए और वो किस्म के अनुरूप अच्छा आकार ले ले, तो आप उसकी तुड़ाई कर लें। और जो दूसरा ये कह रहे हैं कि ऊपर से ग्रीन हरा होता है और नीचे से वो लाल होने लग जाता है, तो ये जो दूसरा कारण है, ये बहुत बार किसानों की जो समस्या होती है, और ये मुख्यतः बरसात के मौसम में होता है। ये क्या होता है कि फल मक्खी होती है, उसकी वजह से होता है। ये क्या करती है कि फल मक्खी छोटा सा उसमें पंक्चर करती है, छेद कर देती है और उसके अंदर अंडे देती है, जिससे उनके लार्वा निकलते हैं और वो गुद्दे को उसके अंदर से खाने लग जाते हैं, जिससे लगता है कि करेला बहुत हरा है और वो दूसरे या तीसरे दिन ही वो पककर खराब हो जाता है। तो आपको एक तो फलों को पहचानना होगा कि आपका फल में कहीं छेद है, फल मक्खी का आपकी फसल में प्रकोप है, तो उसके लिए आपको जो भी इन्फेक्टेड जो फल होते हैं, जो ग्रसित फल हैं, उनको निकाल कर कहीं भी आप उनको दबा दें किसी भी गड्ढे में, या अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप हो चुका है तो आप रासायनिक जो कीटनाशक है उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए हम बताते हैं कि मार्शल जो दवा है उसका 2 ml दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसमें स्प्रे करें खड़ी फसल में। और जो बरसात के मौसम में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप जो फेरोमोन ट्रैप है, आजकल बाजार में भी उपलब्ध है, वो ट्रैप भी आप 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगा दें, जिससे कि वो जो नर मक्खी है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। जो फेरोमोन ट्रैप है उसमें वो नर चले जाते हैं, तो उसकी संख्या कम होती है, फिर उनको आप निकाल के और कहीं पर आप उनको गड्ढे में दबाकर नेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 2 प्रमुख कारणों से फल जल्दी से छोटी अवस्था में भी वो ऑरेंज रंग का, मतलब सतरंगी रंग का होने लग जाता है, पक जाता है वो। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि कई बार ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको लेकर हमारे किसानों को ज्ञान नहीं होता है और उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि वैज्ञानिक सलाह और हमारे एक्सपर्ट से आप बात करते रहें और उचित जानकारी प्राप्त करें। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। आज हम बात कर रहे हैं लौकी, करेला और कद्दू की खेती पर, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप कृषि में करें उचित जल प्रबंधन। कहीं मत जाएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपको के बारे में जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं लौकी, करेला और कद्दू की खेती के बारे में। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें कृषि में उचित जल प्रबंधन। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप सवाल हैं, आइए वो सवाल लेते हैं। और उससे पहले कॉलर है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। जी नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। सर मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो हम अपने फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर जो रासायनिक दवाओं का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ऐसी दशा में हमें रासायनिक दवाओं डालने के बाद कितने दिन में उसकी तोड़ाई करनी चाहिए जिससे उससे जहर का प्रकोप कम हो गया, हमारे खाने योग्य हो गई हो। मतलब वेटिंग पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं सर, क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, अगर आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसका हम 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसानों को बताते हैं। कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनका हम 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से बताते हैं। तो अगर आप दवा का सामान्यतः कीटनाशक दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो लगभग 6 से 7 दिन तक उसकी तुड़ाई ना करें, उसके बाद में ही तुड़ाई करें और उसको सब्जियों के रूप में काम में ले आप बाजार में भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप फलों की तुड़ाई करें उसके बाद में आप स्प्रे करें। जी जी, एक हमारे पास और सर सवाल आया, व्हाट्सएप सवाल आया जिसके बारे में भी जिक्र करी थी। हमारे दर्शक हैं ये किरण, जयपुर राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं कि क्या लौकी एवं कद्दू का बीज उपचार नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना लाभकारी है। मतलब क्या नैनो डीएपी से बीज उपचार कर सकते हैं, यदि हाँ तो क्या डोज होनी चाहिए? देखिए इस प्रकार का कोई अध्ययन अभी नहीं किया गया है कि नैनो जो डीएपी है उसका सब्जियों में पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं कि बीज उपचार के लिए वो भी लौकी और करेला में कर सकते हैं। आप अगर इनका बीजोपचार करना चाहते हैं तो इसमें जो प्रमुख समस्या आती है वो आती है जो फंगल जो बीमारियां होती है जो फंगस के द्वारा फैलती है, जिनमें जिससे कि पौधा सूख जाता है और गिर जाता है। तो उसके लिए हम फंजीसाइड जो दवाएं होती है जिसका उपचार करते हैं, जिसमें हम बाविस्टीन है, थायरम है, कैप्टान है, कैप्टाफ है, ये जो दवाएं होती है इनका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार करें। उनको पानी में ना भिगोए, सूखा उसके ऊपर लेप कर लें, उसके बाद में बीजों की बुआई करें, जिससे कि जो फफूंद के द्वारा जो बीमारियां फैलती है वो फसल में नहीं लगेगी। जी जी, एक सिंचाई से जुड़ा हुआ सवाल है सर, ये जसबीर है, इन्होंने हरियाणा से हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कड़ा सिंचाई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो क्या है सर, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। जो भी सिंचाई परियोजनाएं होती है उसमें जिस सिंचाई परियोजना में जिस एरिया को सिंचित किया जाता है उसको कमांड एरिया कहा जाता है। तो कमांड एरिया, कमान क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है उसको बोलते हैं काड़ा। कमांड एरिया, यस, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उस अधिकारी जो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में निगरानी करते हैं, उस इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं, उसको काड़ा अथॉरिटी कहा जाता है। लेकिन उस अथॉरिटी का सिर्फ सिंचाई का ही सिर्फ माध्यम नहीं होता है, वो उनके अंडर में वाटर यूज़र एसोसिएशंस बनाते हैं, अपने किसानों के संगठन बनाते हैं और उन संगठनों का भी वो संचालन करते हैं, जिससे कि उस इरिगेशन प्रोजेक्ट में से सभी किसान भाई लोग अपना पूरा सिंचाई कर सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन किसानों की जो संस्थाएं हैं उनका परिचालन कैसे किया जाए। जी सर, इसके अलावा जैसे कि हम कृषि सिंचाई योजना की भी बात कर रहे हैं और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो इसमें जैसे तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन है, फव्वारा विधि से इरिगेशन है। तो हम पहले ड्रिप इरिगेशन के बारे में जान लेते हैं कि कैसी फसलों के लिए उपयुक्त है और किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये पूरी पाइपलाइन आपको बिछानी होती है और कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक दर्शक का हमारा सवाल बीसी से जुड़ा हुआ था। पहले हम ड्रिप इरिगेशन पे बात ड्रिप इरिगेशन जो है वो एक पद्धति होती है जिसमें पाइपों के माध्यम से पेड़ के जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। इससे पानी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो उपलब्धता है, वो बहुत कम हमारे को रिक्वायर होता है, जिससे कि लगभग 80% पानी की कमी होती है और खरपतवार भी कम होता है। फर्टिलाइज़र जो है वो हम फर्टिगेशन सीधा जो है जो पौधा है उसके जड़ों में जाता है, तो जो हमारा फर्टिलाइज़र का जो नुकसान होता है वो भी कम होता है।
और इससे पानी की जो उपलब्धता है वो जो नमी मौजूद रहती है पेड़ के पौधे के जो तने में, इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ता है। और इसमें हमारी योजना में जो ड्रिप इरिगेशन की जो अवधि है वो 7 साल है, लेकिन कुछ प्लांटेशन क्रॉप है उसमें आप 10 साल या 12 साल तक भी जो है ड्रिप इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 7 साल बाद आप उसको जो है फिर से सब्सिडी के लिए जो है आप लाभ के लिए जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी, नारंग सोलंकी जी है जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया, नांदेड़ से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी नारंग जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी नारंग जी, सवाल बताएं, अपने प्रश्न बताइए। जी मैडम, मेरा नाम नारायण सोलंकी है, महाराष्ट्र नांदेड़। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि करेले की खेती कब करें, कौन से महीने में? करेले की खेती, अच्छा ठीक है, करेले के बारे में जानना चाहते हैं गुगराज जी। जी देखिए, अगर आप महाराष्ट्र क्षेत्र में अगर करेले की खेती करना चाहते हैं तो अभी उपयुक्त समय है करेले की खेती के लिए। हम इसकी जो बीज की जो बुआई है वो लगभग 15 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक हम इसकी सीधी खेत में बुआई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी थोड़ी जल्दी फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप पलक ट्रे में जो उसकी जो सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको अर्ली ट्रांसप्लांट कर सकें। फरवरी के प्रथम सप्ताह में या जनवरी के लास्ट सप्ताह में आप इसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर सकें। तो ये उपयुक्त समय है अभी बीज की बुआई का। उत्तर भारत में मान लो आप, चाहे महाराष्ट्र में मान लो, अभी ये सही समय है करेले की खेती करने का। सर, जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पर किस्मों का भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अगर जो हमारे दर्शक है इनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? इनके लिए ये है कि आप जो भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है हैसरगट्टा में बेंगलोर में, वहाँ से भी आप इनके बीज ले सकते हैं, या फिर जो हमारे महाराष्ट्र में पुणे में जो हमारा IRI का रीजनल स्टेशन है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं कि हम यहाँ से बीज पूसा संस्थान का उनको उपलब्ध करवा दें वहाँ पर। या इसके अलावा आप जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी आप करेले की जो उन्नत किस्में उनका बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए कहाँ से आप अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं और आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी किस्में हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं, ये भी अभी आपने जाना। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कद्दू, करेला और लौकी की खेती की, और साथ ही हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमारे किसान कृषि में करें उचित जल प्रबंधन। इन दोनों विषयों से जुड़े कोई भी सवाल है तो आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम बात कर रहे हैं लौकी, करेला और साथ ही कद्दू की खेती के बारे में। इसके अलावा आप कृषि में कैसे करें उचित जल प्रबंधन, उस पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है, आइए बात करते हैं। मुकेश अवस्थी जी फोन लाइन पर है। जी मुकेश जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे? सवाल बताएं मुकेश जी। सवाल है, 1 एकड़ लौकी लगाना चाहते हैं, कौन सी प्रजाति की लौकी लगाएं, खाद उर्वरक किस प्रकार से उस खेत में डालें? एक एकड़ में, ठीक है, 1 एकड़ में ये लौकी की खेती करना चाहते हैं, ठीक है। जी देखिए मुकेश जी, आप शाजापुर से बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और आप लौकी की अगर खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। तो आपने अभी अगर खेत की तैयारी नहीं की है तो उसमें अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करें। 3 से 4 उसकी गहरी अच्छी जुताई कर दें।
जुताई करने के बाद में आप उसको नालियों में बुआई करना चाहते हैं या उठी हुई क्यारियों में बुआई करना चाहते हैं। अगर उठी हुई क्यारियों में बुआई करना चाहते हैं तो लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर चौड़े उठी हुई बेड बना ले, तैयार कर लें, और जिनकी ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर रहे, और उस पर 2 जो ड्रिप के पाइप हैं वो बिछा दें, और जहां पर पानी की ड्रॉप गिरती है वहीं पर आप बीजों की बुआई करें। तो जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें 15 से 20 टन, लगभग 1 हेक्टेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और अगर आप एकड़ की बात करें तो लगभग 4 से 5 टन अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें खेत की तैयारी से पहले, जिससे कि वो खेत में अच्छे से मिल जाएगा। और उसी समय में उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 उर्वरक हैं जो कि लौकी की खेती के लिए चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन के लिए लगभग 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस लगभग 50 से 60, और पोटास है वो लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। तो आप इसको एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही डालें, आधी मात्रा जब फसल आपकी लगभग 30 से 40 दिन की हो जाती है उस समय डालें, और दूसरी जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको लगभग 50 से 60 दिन के बाद में खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग, मतलब उसको छिटक कर डालकर फिर उसमें पानी लगा सकते हैं नालियों में। अगर आपने ड्रिप में लगा रखा है तो ड्रिप में आपको ये सबसे अच्छा फायदा होगा कि आप इसमें जो घुलनशील उर्वरक हैं, जिसमें एनपीके आजकल अलग अलग अनुपात में है कि किसी में नाइट्रोजन और पोटास आता है, 19-0-19 है, कुछ 19-19-19 आ रहा है, तो आप जो भी उर्वरक उसमें डालना चाहें ड्रिप से भी आप खेत में लगा सकते हैं, जिससे कि वो सीधा पौधों की जड़ों में जाएगा, उसकी अच्छी वृद्धि होगी, उसमें मादा पुष्प अच्छे आएंगे और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। और अगर हम किस्मों की बात करें तो किस्मों के लिए आप हमारे पूसा संस्थान की कुछ किस्में, उन्नत किस्में जो आप ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे किसान ऐसे आते हैं कि सर हमने ये बीज खरीदा है और 1 एकड़ में 2 एकड़ का बीज खरीदा, लगभग 18,000 रुपए में लग गया। तो हमारा जो लौकी का बीज है वो लगभग आपको 2,000 रुपए 1 किलो के हिसाब से लगभग वो प्राप्त हो जाएगा। तो लौकी की जो किस्में हैं वो पूसा नवीन आप ले सकते हैं, पूसा संदेश ले सकते हैं अगर गोल लौकी लगाना चाहते हैं, और पूसा संतुष्टि लगा सकते हैं जो कि नाशपाती के आकार की होती है, और उसकी जो एक फल का जो वेट है लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम होता है, वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी संकर किस्में है पूसा हाइब्रिड 3, वो भी आप लौकी के लिए ले सकते हैं। अगर आप दूसरी और अन्य किस्में लगाना चाहते हैं जो हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर काशी गंगा एक अच्छी किस्म है, वहां से आप बीज ले सकते हैं। इसके अलावा और भी नई नई किस्में हैं जहां आप वहां अगर जाएंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी डिटेल में और अच्छे से पता लगेगा, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार से आप उर्वरकों का प्रबंधन भी कर सकते हैं और लौकी की अच्छी किस्मों का चयन भी कर सकते हैं। जी जी, एक कॉलर है मदन लाल जी जिन्होंने सिरसा हरियाणा से हमें फ़ोन करा है। ये बात करते हैं। मदन लाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। मदन लाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी बताएं, प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहते हैं। हेलो मदन लाल जी मुझे सुन पा। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताएं सवाल। हाँ जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ जी, आपको बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी आपके डीडी किसान से। जी मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे नियमित देखते रहे हमारा कार्यक्रम। आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ जी, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करते हो। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी, और आप जिस तरीके से हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं उससे हम और बेहतर प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे, और हमारी यही कोशिश है, ये प्रयास है कि आप किसानों तक बात पहुंचे और आपको इससे लाभ हो। आप बताइए क्या सवाल है आपका। मदन लाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता सवाल इनका कोई नहीं था, बस हमें प्रोत्साहित करना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदन लाल जी। अगर फिर भी आप हमें सुन रहे हैं, कोई प्रश्न है तो आप हमें फिर से कॉल लगाएं। अब सर एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आया हुआ है, वो ले लेते हैं। और ये हमारे दर्शक हैं जाकिर हुसैन हरियाणा से, और ये कद्दू और कोहड़े के बारे में जानना चाहते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए कद्दू और कोहड़ा ये हम अपने जो लोकल भाषा होती है, गांव की भाषा, उसमें कोहड़ा बोल देते हैं उसको, और हम जो लिखित में जो हिंदी में बोलते हैं वो कद्दू बोलते हैं। अच्छा। दोनों एक ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग स्पीसीज होती है, जैसे कि हम विंटर स्क्वैश भी बोलते हैं, कुछ समर स्क्वैश होता है, और एक कद्दू होता है। 3 होता है इसमें, जो इसी सीजन में लगाया जाता है। उनकी किस्में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर समर स्क्वैश की बात करें हम, तो उसमें पूरा अलंकार है, वो हम लगा सकते हैं, वो अच्छी किस्म है। और अगर हम बात करें कद्दू की,
तो कद्दू में जो सामान्य कद्दू होता है जो बाजार में उपलब्ध होता है, उसकी अर्का चंदन है, पूसा विश्वास है, पूसा विकास है, पूसा शंकर 3 है, ये हम किस्मों का चयन कर सकते हैं। अगर तो ये दोनों एक ही होता है कद्दू, लेकिन समर स्क्वेश और विंटर स्क्वेश वो अलग होता है। चप्पन कद्दू जिसको बोलते हैं। एक सवाल भी सर इसी से जुड़ा हुआ आया हुआ है हमारे पास, व्हाट्सएप सवाल है, जल्दी से भी ले लेते हैं। दुर्गेश कुमार पाटीदार, ग्राम मकोडी, जिला शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश से हैं ये, और ये कहते हैं कि कद्दू की फसलें लेते हैं और जिसका एक कद्दू का वज़न जो है वो 20 किलो तक जाता है, और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कद्दू है, उस किस्म के बारे में शायद जानना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि हर साल ये कद्दू की जो खेती है वो बारिश के समय करते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें मार्केट नहीं मिल पाता है, इससे इन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, और कद्दू का उपयोग सब्जी के अलावा किन और चीज़ों में किया जा सकता है, अगर सरकार की कोई योजना है तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। वो जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है। तो सर पहले हम कद्दू पर बात कर लेते हैं। जी देखिए, आप बात कर रहे हैं कि वो कद्दू की खेती करते हैं, सही बात है कि कुछ कद्दू का जो वजन है वो ये भी निर्भर करता है कि आप एक पौधे पर कितने फल बन रहे हैं। अगर एक पौधे पे 2 फल बन रहे हैं, 3 या 4 फल बन रहे हैं, तो उसका जो वजन है वो लगभग 4 से 5 किलो से ज़्यादा नहीं जाएगा। और आजकल हम देखते हैं कि हम बाजार में कहीं सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले क्या करते हैं कि हमें कद्दू काट कर देते हैं 1 किलो आधा किलो, तो हम कभी कभी उसको प्रेफर नहीं करते हैं कि पता नहीं इसमें डस्ट जा रहा है या फिर इस पर कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा एक बिलीव नहीं होता। तो आजकल बाजार में क्या कुछ ऐसी किस्में आ रही है जिनका जो वजन है लगभग 1.5 किलो 2 किलो आ रहा है, जो एक छोटी फैमिली के लिए उपयुक्त होता है। तो अभी ये कह रहे हैं कि 20 किलो का कद्दू है और बाजार नहीं मिलता है, तो ये सही बात है कि कई बार ऐसे होता है कि उसको खरीदते नहीं है मार्केट में भी लोग। छोटा कद्दू आजकल प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लौकी की बात करें, कुछ ऐसी लौकी होती है जो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसको जो कंज्यूमर है वो प्रिफर नहीं करता है। उसको चाहिए होती है जो कि 3-4 मेंबर जो फैमिली में उसके लिए एक सब्जी बन जाए, वो बहुत लंबी या इसी प्रकार से जो कद्दू है। और वो कुछ लोकल किस्में होती हैं, देसी किस्में होती हैं जो किसान खुद मेंटेन करते हैं, जिनको हम फार्मर्स वैरायटी बोलते हैं। तो वो अगर खुद मेंटेन करते हैं तो अच्छी बात है, वो लगा सकते हैं बाजार में। अगर वो उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से पूसा विश्वास और पूसा विकास किस्में उपलब्ध है, उनका बीज ले सकते हैं। पूसा शंकर 3 का बीज भी ले सकते हैं। इसके अलावा अर्का चंदन जो IIHR बेंगलोर में एक संस्थान है उसका भी बीज ले सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी का जो बीज है उपलब्ध है या रजिस्टर्ड कोई शॉप है वहाँ से भी वो बीज खरीद सकते हैं। और अगर ये बोल रहे हैं कि बाजार भाव नहीं मिलता है, तो देखिए ये कभी समस्या ऐसी आती है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि सब्जियाँ किसी एक बेल्ट में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ लगाई जाती है, तो सभी किसान भाई उसी सब्जी को लगाते हैं, तो उसकी बाजार में कम उसका डिमांड उसकी नहीं होती है। तो या तो फिर वो कहीं दूर बाजार में उसको भेजें, या फिर उसको कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसको लगभग 60 से 90 दिन तक रखा जा सकता है, सामान्य जो तापमान है तो उसको अगर आपका कद्दू अच्छा है तो उसको पूरा पकने के बाद में आप उसको लंबा रख ले, जब भी बाजार में भाव बढ़े वहां ले जाएं, या फिर आप दूर वाले स्थानों पर, दूर की जो मंडियां हैं वहां पर उसको आप बेच सकते हैं। जी योगी जी, इनका ही दूसरा भी सवाल था कि कैसे बहुत ही सामान्य और छोटे किसान इस जो हम बात करें ड्रिप इरिगेशन की उसका लाभ ले सकते हैं, और सरकार की क्या योजना है इससे जुड़ी कोई जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके। भारत सरकार की योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल, जिसमें हम राज्यों को मतलब मदद मुहैया कराते हैं, जिसमें राज्य अपनी राशि जोड़ के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए जो है एप्लीकेशन लेके उसको लगा के उसका वेरिफिकेशन करके उसकी सब्सिडी आपके अकाउंट में पहुंचाई जाती है। तो आप अपने नज़दीकी जो कृषि अधिकारी है या नज़दीकी जो आपके पसंदीदा कंपनी के जो भी आपको ड्रिप लगाना है उस कंपनी के जो अधिकारी है उनसे संपर्क आप कर सकते हैं और आपकी पसंदीदा जो भी इक्विपमेंट है आप ले सकते हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा 45% सब्सिडी जो है बड़े किसानों के लिए और 55% सब्सिडी जो है छोटे किसानों के लिए हम दिए जाते हैं। लेकिन जो राज्य है ये योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ देने के लिए इस सब्सिडी को और बढ़ा के भी दिए जाते हैं। कोई राज्य जो है इसको 90% तक सब्सिडी जी मुहैया कराते हैं। तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपके पसंदीदा कंपनी के अधिकारी है या कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। और आपने अभी रेट्स की बात की तो इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। हमारे मंत्रालय द्वारा FPO
जो किसान संगठन है वो हर एक राज्य में बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 10,000 एफपीओ बनाने का। तो आप अपने नज़दीकी जो एफपीओ है उससे आप जुड़िए और आपकी जो फसल है उसका आप अच्छे से जो है मार्केटिंग कर सकते हैं और आप ऑर्गेनिक फसलों का भी आप जो है उत्पादन करके जो है आप उसमें रेट्स को आपको अच्छा फायदा हो सकता है। मृत्युंजय जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक जिन्होंने गया से में कॉल किया है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। जी मृत्युंजय जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो मृत्युंजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। हाँ बताइए सर, सवाल बताएं। मृत्युंजय सवाल जी बताइए। करेले का खेती करने के लिए अभी कौन सा बीज उपयोगी है? गया से बात कर रहे हैं। ठीक है जी जी, करेले की खेती आप करना चाहते हैं और किस्म के बारे? जी जी बिल्कुल सर, क्या बताना चाहिए? जी देखिए, करेले की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो हमारे पूसा संस्थान से आप इसका बीज ले सकते हैं, जिसके लिए आप अपने समस्तीपुर में पूसा जो हमारा संस्थान का जो रीजनल स्टेशन है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो उपयुक्त किस्में हैं वो पूसा विशेष है, पूसा 2 मौसमी है, इसके अलावा पूसा है जो शंकर 2 है, पूसा शंकर 4, पूसा शंकर 5, पूसा शंकर 6, ये सभी उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी, वहाँ से भी आप करेले की किस्में ले सकते हैं। तो ये सब किस्में आप लगा सकते हैं या आप अपनी नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं जहाँ पर करेले की अच्छी और उन्नत किस्में हैं। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, अभी भी कार्यक्रम में समय बाकी है। अगर आपने हमें फ़ोन नहीं किया है, व्हाट्सएप नहीं किया है, ईमेल नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। लेंगे आपके सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम, और अगर आपने अभी तक हमें फ़ोन नहीं किया है, अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं, तो एक बार फिर से आज का विषय हम आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लौकी, करेला और कद्दू की खेती के बारे में, और साथ ही कैसे आप कृषि में करें उचित प्रबंधन। आइए अब बात करते हैं पानी की बचत के बारे में। जो हम जल की उचित प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में योगेश जी, जैसे कि हमने देखा ड्रिप इरिगेशन से जुड़े हुए कई प्रश्न आए, लेकिन अगर हम फव्वारा विधि की बात करें तो ये किस तरह की फसलों में इस्तेमाल की जाती है और इसके क्या लाभ है, और इससे कितना पानी की बचत होती है? फव्वारा विधि में जो है किसान जो है जो फसलें पास लगती है, जैसे कि जो है हमारा गेहूँ है या जो भी फसलें पास में लगती है, उन फसलों को फव्वारा विधि से जो है हम सिंचाई देते हैं। फव्वारा विधि के कुछ जो है उसमें डिसएडवांटेज भी है, जिसमें कि कुछ जो है फसल की जो कुछ स्टेजेस होती है, फ्लावरिंग स्टेज या वेजिटेशन स्टेज, जिसमें अगर फव्वारा विधि से अगर हम सिंचाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो इसीलिए वो हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं उन क्रॉप्स में और उन स्टेजेस में हम यूज़ करने के लिए। लेकिन कुछ फसलें हैं जो जड़ वर्गीय फसलें हैं, जड़ में आपको जो उत्पादन मिलता है, जैसे कि अदरक है, उन फसलों में आप जो है फव्वारा को यूज़ कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है, ये सस्ता होता है। ड्रिप इरिगेशन से इसकी कॉस्ट लगभग आधा और आधे से भी कम आप होता है, और आप इसको जल्दी से जल्दी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आप एक खेत से दूसरे खेत में भी जल्दी से ले जा सकते हैं। तो ये उसकी जो है एडवांटेजेस है। तो और इसमें भी आपको सब्सिडी वही 45% और 55% तक मिलता है। जी योगेश जी, एक चीज़ ये भी बताएं, क्योंकि हम
चाहे ड्रिप इरिगेशन की और फव्वारा विधि की बात करें, हालांकि ये आप बता रहे हैं फव्वारा विधि जो है ड्रिप इरिगेशन से काफ़ी सस्ता है, लेकिन इनका मेंटेनेंस क्या मुश्किल होता है? पहले मैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करूँगी। कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर पानी में खार है, और इसके अलावा आपको पता है कि जब आप पानी नलकियों के द्वारा पहुंचाते हैं तो कहीं ना कुछ चीज़ें फंसने की आशंका भी रहती है, छिद्र बंद होने की भी कहीं ना कहीं आशंका बनी रहती है। तो इनका मेंटेनेंस कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इन्हें मेंटेन किया जाता है? कोई भी सिस्टम है उसको मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, इसमें आपका कोई गंदगी अगर नलियों में जाए तो उससे ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसके लिए कंपलसरी हमारे सिस्टम में एक फ़िल्टर दिया जाता है जिससे पानी साफ़ होके आपके नली में जो है अच्छा पानी ही जाएगा, जिससे कि आगे जो है गंदगी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर जाती है तो आप उनको जो है साफ़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स भी मिलते हैं जिससे साफ़ किया जाता है, या नलियों को पीछे की तरफ से जो लास्ट में एंड कैप होता है उसको खोल के आप जो है उसमें जो भी गंदगी है नली में वो निकाल सकते हैं। और जो क्षार होते हैं पानी में उनको आप पानी को तो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन क्षार अगर जो है क्षार की वजह से अगर आपकी नलियों में ब्लॉकेज आया है तो एक अम्लीय अगर आप ट्रीटमेंट होता है, एसिड ट्रीटमेंट होता है, वो अगर देंगे तो आपका जो पूरी जो सिस्टम है क्लीन हो जाएगा। उसमें आप 2 साल में या 3 साल में एक बार आप अम्लीय ट्रीटमेंट देंगे तो आपकी सिस्टम क्लीन हो जाएगा। जी, चलिए, तो बात हुई कि किस तरीके से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, और बहुत सारे दर्शकों की यही आशंका रहती है कि अगर हम ऐसे सिस्टम लगाएंगे तो क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है या फिर ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। गोगराज जी, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हम लौकी, करेला और कद्दू की बात कर रहे थे, तो इसमें आपने अलग अलग किस्मों के बारे में भी जानकारी दी। अब जैसे हम जानते हैं कि धीरे धीरे खरपतवार की भी समस्या फसलों में आने लगती है, तो उसका किस तरीके से प्रबंधन करें, क्योंकि बेलदार सब्जियाँ हैं ये, और इनके साथ भी हम देखते हैं कि खरपतवार की काफ़ी समस्या रहती है। जी देखिए, खरपतवार कृषि में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और हम बात करें अगर सब्जियों में, तो प्रमुखतः सब्जियां क्या होती है कि उनके जो पौधे हैं वो दूर दूर लगाए जाते हैं, और अन्य जो हमारी सामान्यतः जो कृषि की फसलें हैं जैसे कि धान, गेहूँ, वो बहुत पास में होता है, तो उनमें खरपतवारों को जगह नहीं मिलती है उनको उगने की। तो सब्जियों में दूर दूर पौधे लगाने की वजह से खरपतवारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि किसानों की जो लागत मूल्य है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। और ये क्या करते हैं, खरपतवार हमारी जो मुख्य फसल होती है, जो मुख्य सब्जियाँ होती है, उनसे पोषक तत्वों के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए और जो जगह होती है उससे प्रतियोगिता करते हैं, जिससे कि हमारी मुख्य फसल है उसका उत्पादन कम हो जाता है। और इसके अलावा खरपतवार क्या करते हैं कि जो कीड़े, बीमारियां, उनको भी शरण देते हैं, जिससे कि वो हमारी मुख्य फसल को भी नुकसान कर देते हैं। तो शुरुआती दिनों में क्या होता है कि इनका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है, जब तक कि बेलदार सब्जियां पूरे सतह को ना ढक लें या उसको पूरी तरह से बेल ना निकलने लग जाए। तो इसके नियंत्रण के लिए जब भी हम ट्रांसप्लांटिंग कर दें तो उसके बाद में लगभग 30 से 35 दिन बाद में अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई करें, खुरपी की सहायता से या कस्सी की सहायता से अच्छी प्रकार से खरपतवारों को निकाल दें। उसके बाद में ही हम सिंचाई करें। और जिन किसान भाइयों ने अगर बीज की बुआई नहीं की है अभी भी, तो वो बुआई से पूर्व है जो रासायनिक खरपतवारनाशी है पेंडामेथिलीन, जिसका लगभग 1 लीटर दवा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर उसका नालियों में अगर आप बुआई कर रहे हैं या आप उठी हुई क्यारियों में बुआई कर रहे हैं, उठी हुई जो बेड बोलते हैं इनको, तो उनके ऊपर, सतह के ऊपर आप स्प्रे कर दें और उसके 2 दिन बाद में ही बीजों की बुआई करें, जिससे कि शुरुआती जो खरपतवार निकलते हैं उनके प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। और खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारी जो मुख्य फसल है उसमें नुकसान होता है, उसमें उपज कम हो जाती है और उसमें बहुत कीड़े और बीमारियों का अधिक प्रकोप हो जाता है। जी बिल्कुल, तो खरपतवार नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी आपकी उपज प्रभावित होती है। अगर ज़्यादा खरपतवार है, आपने नियंत्रण नहीं किया तो मुख्य फसल को इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कृषि में जल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा विधि से सिंचाई की बात करें तो इसमें पैदावार में किस तरह का प्रभाव पड़ता है? क्या उससे पैदावार बढ़ती है और अगर ऐसा है तो क्यों होता है ये? जो दोनों सिंचाई है, ड्रिप और स्प्रिंकलर, इन दोनों सिंचाई से हमने जो अध्ययन किए हैं उसमें लगभग 20% से 60% तक की पैदावार बढ़ी है।
तो दोनों पद्धतियों में हमारे जो अलग अलग जो पौधे अलग अलग जो क्रॉप है उनमें अलग अलग जो है इसका मतलब जो है प्रभाव है, लेकिन जो है 20% से 60% तक हमारी पैदावार फर्क होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हम इसमें जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी वजह से हमने जो देखा है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन जो है हमारे पौधे में जो पौधे की सॉइल वाटर बैलेंस है वो अच्छे से मेंटेन करता है। इससे पौधे की जो रूट है वो अच्छे से ग्रो करती है, पौधे की रूट जो है अच्छे से जो है अपनी न्यूट्रिशन गेन करती है और पौधे की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है, और इसमें फर्टिलाइज़र भी जो है अच्छे से पहुंचता है पौधे को, इसीलिए हमारी पौधे की क्षमता बढ़ती है और उत्पादन में भी। बिल्कुल आपने बताया कि 20 से 60% तक इसमें फसल का उत्पादन बढ़ सकता है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। तो अगर हमारे किसान उचित जल प्रबंधन करें, लागत घटेगी, अच्छी फसल प्राप्त होगी। और देखिए, हर फसल को जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी उस तक पहुंचेगा। इसके अलावा आप न्यूट्रिएंट्स यानी उर्वरक भी पानी के रास्ते से भेज सकते हैं, उसमें भी बचत होती है और ज़्यादा उसका प्रभाव भी रहता है, असर भी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी और गुगराज जी आपका भी आज के दोनों विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा के लिए और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। अगला हमारा विषय है अमरूद के बागों की देखभाल, और साथ ही हम बात करेंगे ज़ायद मक्का की खेती के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें पहले से अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आप नोट कर लें हमारा ईमेल पता, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर भी नोट कर लें 1800-1130660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा आज का ये कार्यक्रम दोबारा से देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर देखें हेलो किसान। आप पुराने एपिसोड्स भी YouTube पर देख सकते हैं और DD किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम भी YouTube पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो ज़रूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।